ठीक है, चलिए तब तक धीरे धीरे डिस्कस करवा दूं, है ना। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ सर बढ़िया। बढ़िया, चलिए। सब पेपर डिस्कस कराएंगे ना? हाँ, पेपर भी डिस्कस करवा दूंगा आज, है ना। एक और जो कल का था कुछ, है ना, कल के केस को भी क्लियर कर ले, है ना। जी सर। कल का एक था आपका 74C37 ना, ललित का था। जी सर, 74C37 और -2, है ना। इसमें पूछा ये होगा कि ग्रेटेस्ट प्राइम कौन सा है ना, जो इसको डिवाइड करेगा, है ना। ये पूछा होगा, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो जैसे इसको आप लिख सकते हैं 74/37 और इंटू 73C36 लिख सकते हैं। 74C37 को -2, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 73C36 और -1। तो सर ये उसी फॉर्म में आ गया, ये उसी फॉर्म में आ गया। अब वही सब लिख लेंगे। वही मैंने सोचा कि जैसे 36 या 37 फैक्टोरियल से जो कहते थे डिविजिबल होगा, वो नहीं होगा। क्यों? तो 37 फैक्टोरियल से तो 74 से लेकर के और जो 38 तक का प्रोडक्ट होगा, है ना, वो डिविजिबल होगा। समझ गए कि 37 या 17 फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाय 37 का स्क्वायर, 37 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अब वैसे ही फॉर्मेट में लिखेंगे आप 73 इंटू 72, है ना, से लेकर कहां तक 71 से लेकर के 37 तक का प्रोडक्ट और 1 से लेकर 36 तक का प्रोडक्ट, 1 2 3 से लेकर के 36 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ आएगा। से हाँ आ गया -1, ठीक है, ये कुछ होगा। अब इसको आप जैसे हमने ब्रेक किया था उसी तरह से ब्रेक करते रहेंगे कि 73 को 74 -1 ये लिखा सकता है। नहीं,
इस 72 को 74 माइनस 2 ये लिख सकते हैं, ठीक। 74 माइनस ऑफ 3, ठीक है। नीचे वाले को चेक कर दिया, ये ऊपर में उतना ही होगा जितना, जैसे 74 माइनस 1, 74 माइनस 2, या 7 नहीं, एक मिनट 73, ये पूरा जो हो जाता है, ये नीचे लग रहा है मुझे कुछ कम है। 73 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल और 73 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 37 है ना। 37 फैक्टोरियल, होता, ठीक है। तो 37 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो ये 38 लास्ट, नहीं 38 लास्ट ये आ जाए। तो देखिए ये 75, यस ठीक है। ये एक बार और बता दीजिए सर, ये 38 वाला। जैसे 73 फैक्टोरियल, ये 73 C 36, 73 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल और इंटू 37 फैक्टोरियल, यही होगा ना। NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 36 और 37 का सम 73 है। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, 37 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करेंगे, यही आएगा ना 38, 39, 40 से लेकर के 73 तक का प्रोडक्ट। जी सर, अब समझ गए? आ गया सर। तो ये हो गया आपका 38 से लेकर के 73 तक का प्रोडक्ट, वही ऊपर में लिखा हुआ है। आप जरा देखिए, अब इसको आप लिख सकते हैं 74 माइनस 1, मतलब जितना फैक्टर सबको 12:15 मालूम है लग रहा है ना। आज 12 का टाइम दे दिया था सर ने, इसलिए मैंने दोबारा चेंज किया था। ठीक है, तो इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं 74 माइनस ऑफ 36, तो 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 से लेकर के कहां तक का प्रोडक्ट, 36 तक का प्रोडक्ट माइनस 1। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, यहां तक आ गया। 73 को 74 माइनस 1, 72 को 74 माइनस 2, 71 को 74 माइनस 3 और 38 को 74 माइनस 36, क्योंकि 36 फैक्टर ऊपर भी होगा और 36 नीचे भी होगा। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट था अपना ये निकलता था कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो डिनोमिनेटर में तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1, 2, 3 से लेकर के 36 तक का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अब आइए, अब ऊपर में जो आएगा आपका, जैसे हर फैक्टर बाइनोमियल है तो सब फैक्टर ने अपना 1, 2, 3 और ये 36 कंट्रीब्यूट किया, तो इन सब का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो सारे माइनस का प्रोडक्ट प्लस में बदल जाएगा, 1 into 2 into 3 into 36, और एलसीएम लेने के बाद माइनस ऑफ यही आ जाएगा 1, 2, 3 से लेकर के 36 तक का प्रोडक्ट, और इधर में आपका वही 74 माइनस 36, 74 माइनस 3, 74 माइनस 2 और 74 माइनस 1। ठीक है, ये कुछ होगा। अब जरा देखिए, जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एक टर्म आपका उस 74, किसी न किसी मतलब हर टर्म में एक ना एक 74 रहेगा ही, क्योंकि ये फैक्टर जो सेकंड टर्म है उसके कंट्रीब्यूशन के बाद, है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तब उसके बाद क्या करेंगे कि कम से कम एक बाइनोमियल से आप 74 कहेंगे दो, और बाकी अपना इन 1, 2, 3 में से कोई दे देगा। ठीक है, जैसे
74 माइनस 1 से हमने 74 ले लिया, तो बाकी से आप 2, -3, -36 ले सकते हैं, या दूसरे फैक्टर से 74 ले लिया तो -2 नहीं आएगा अपने प्रोडक्ट में, लेकिन 74 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -36 ये आ जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में से 74 तो कॉमन लिया ही जा सकता है एंड टाइम्स ऑफ सम इंटीजर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 फैक्टोरियल जो अपना है वो, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट प्राइम होगा वो 37 होगा, जिससे कि ये डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि 74 इंटू 2 जो नंबर आपका दिया हुआ था कि 74C37 -2 इज लाइक दिस, ये इस तरह का है। इसको आप कह सकते हैं 74 और इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस 2, तो इससे 36 फैक्टोरियल से कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन ये 74 का जो 37 है, 37 और इंटू इंटीजर, इसके फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि 74C37 -2 इज एन इंटीजर, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में नंबर है वो 36 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, है ना, न्यूमरेटर में जो है, जो एक्सप्रेशन रह गया वो 36 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 74C37 -2 डिविजिबल बाय 36 फैक्टोरियल। आप समझ गए कि लास्ट क्लास में जो हम कंक्लूड कर रहे थे कि 74C37 74 फैक्टोरियल अपॉन 37 फैक्टोरियल का स्क्वायर है ना, और -2, ये था 74C37 -2। तो जो हमारे दिमाग में आ रहा था ये कि ये नंबर जो हम कंक्लूड कर रहे थे कि ये नंबर 37 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, जबकि ये गलत है ना। 74 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 37 फैक्टोरियल का स्क्वायर, समझ गए, नॉट दिस नंबर, मतलब ये नंबर नहीं, ये नंबर 37 फैक्टोरियल के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, 74 फैक्टोरियल 37 स्क्वायर फैक्टोरियल के स्क्वायर से डिविजिबल, ठीक है। अब अब 74C37 -2 को आप कह सकते हैं 37 इंटू इंटीजर, क्यों, तो ये 37 जो 74 से निकला है वो 1 से लेकर के 36 तक के प्रोडक्ट में है ही नहीं, और ये प्राइम नंबर है ना, तो इसीलिए इसका 37 एक फैक्टर होगा। तो जो लार्जेस्ट प्राइम है जो विजिबल है, जिससे कि ये नंबर डिविजिबल होगा, वो 37, ठीक है, समझ गए, ठीक है। 74 फैक्टोरियल वाज डिविजिबल बाय 37 फैक्टोरियल का स्क्वायर, जो कि और तरीका से जब डिवीजन इन ग्रुप्स देखेंगे तो वहां से भी ये कंक्लूड कर सकते हैं 74 2n फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है, पहला कंक्लूजन। दूसरा एक और जो था अपना रिमाइंडर वाला, है ना, तो रिमाइंडर वाला जब कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो जैसे आपका ये था से सम नंबर n है और इंटू 5 बाई n इंटू 2 है, ठीक है, तो हमने कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल करके लिखते थे 5/2, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर इज 1, है ना, रिमाइंडर इज 1, 5/2 में 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, लेकिन n इंटू 5 को n इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा उतना टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो 5 को आप चूंकि लिखते हैं 2 इंटू 2 और +1, है ना, तो इसीलिए रिमाइंडर को कहते थे 1। अब मैं 5 इंटू n को लिखूंगा तो पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5n विल बी 2 इंटू 2n और प्लस n, तो रिमाइंडर विल बी नाउ n, और डिवाइजर है आपका 2n, समझिए। जो कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं तो जिससे हमने जो कैंसिल हमने किया है वो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना ही रिमाइंडर होगा। रीजन आपके सामने है, क्योंकि 5/2 को आप लिख लेते हैं 5 को 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज डिविडेंड, समझ गए कि जब 17/5 लिखते हैं
तो 17 अपॉन 5 को का रिमाइंडर है 3, सॉरी 2, रिमाइंडर इज 2, है ना, रिमाइंडर इज 2। तो मान लीजिए इसको आपने कैंसिल करके n इंटू 17 और n इंटू 5, इससे 17 बाई 5 तक पहुंचा है। तो 17 को लिखेंगे आप 5 इंटू 3 प्लस 2। तो 17 इंटू n को, क्योंकि n इंटू 17 को हमें डिवाइड करना था, इक्वल टू क्या लिखेंगे 5n इंटू 3n प्लस 2n। ठीक है, तो 2n इज लेस देन 5n, तो 2n कैन बी रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। तो जब कॉमन फैक्टर होगा जिसको आप कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके रिमाइंडर निकालेंगे, तो जो कॉमन फैक्टर है उससे रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रिमाइंडर। ठीक है, तो ये गलती लास्ट क्लास में हुई थी कि हमने जो रिमाइंडर 3 कहा था, उस 3 में क्या करना होगा, जो कैंसिल हमने किया है उससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, समझिए, ये फैक्टर जो था 15 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3, रिमाइंडर जो हो जाएगा 3 इंटू 15 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3, ये हो। ठीक है, जो ये कॉमन फैक्टर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हियर n इज, n जो कैंसिल हमने किया था, ये 15 रेज़ पावर 4 है और इंटू 3, इतना से मल्टीप्लाई करिए, 15 रेज़ पावर 4 और इंटू 9। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया हिमांशु? यस सर। ठीक है, तो डिवाइजर जो है उससे मल्टीप्लाई करने, जो कैंसिल हमने किया कॉमन फैक्टर, उससे अंत में रिमाइंडर निकाल करके मल्टीप्लाई। जी सर। रीजन आपके सामने है, क्यों, इसका जवाब है। चलिए, तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था डिसजॉइंट सेट वाला, हाँ कौन सा है? तो उसमें हम ये तो लास्ट एक क्वेश्चन कराया था डिसजॉइंट सेट वाला, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 वाला, ये वाला, ये नीचे जो है वाला, फाइंड द वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू डिसजॉइंट सेट्स। हाँ डिसजॉइंट सेट्स वाला, हाँ हाँ। तो सर इसमें हमने रूप के नहीं करा कि 4c r ले लें और फिर जो बाकी बचे उनका 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस r का सिग्मा 4c, तो हम जैसे r सेलेक्ट कर लें, तो जो हाँ, जो हाँ, बाकी बचे हुए उनके पास 2 रेज़ टू द पावर माइनस r वेज होंगे। हाँ, वो हमने एक बार किया था, वो एनालिसिस जो किया था p एंड q, दो सबसेट्स है, यस सर, है ना, सो दैट दे आर डिसजॉइंट सबसेट, है ना। तो हाँ, वो भी कर सकते हैं, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए सर आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। हाँ, उसमें एक जो होगा, जो सेट का नाम p और q दिया था, तो वो ऑर्डर्ड है, समझ गए, कि दो सेट कहता था p और q फॉर्म करो, जिससे कि p इंटरसेक्शन q इज डिसजॉइंट सेट। तो p में हम r एलिमेंट लेते थे, वो r एलिमेंट कोई भी हो सकता है ना, और उसके अलावे बाकी दूसरे सेट में एलिमेंट खोजते थे। ठीक, तो जैसे p में हमने एक एलिमेंट 1 ले लिया पहली बार, r का मतलब तो यही है 4 में से कोई एक r, ठीक है, जैसे 4c1 एक हमने सेलेक्ट किया, एक ले लिया, और बाकी को खुली छूट देते थे, तो बाकी आपका 2 भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बार, पहले जब हमने r एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसमें वो r एलिमेंट r से 1 है, ये 2 हो सकता है, और बचे हुए में से आप कोई भी एक सेट लेंगे, वो सेट 1 भी हो सकता है, तो ये दोनों उसमें काउंट होता था। समझ गए कि सेट p को कह दें एक बार, ये सेट p है और ये सेट q है, तो p सिंगलटन सेट है लेकिन ये 1 एलिमेंट वाला सेट है, और q सिंगलटन सेट है लेकिन 2 है उसका एलिमेंट, और दूसरी बार जिसका एलिमेंट 2 है उसको p कह दिया, और जिसका एलिमेंट 1 है उसको q कह दिया, ये दोनों उसमें अलग अलग काउंट, वो ऑर्डर्ड पेयर थे।
लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, अनऑर्डर्ड पेयर, मतलब पी और क्यू का एक कॉम्बिनेशन हमने यूज कर लिया, तब दोबारा उस नाम को यूज नहीं करना है। उस सेट को, जैसे वन एलिमेंट वाले सेट को हमने पी कह दिया, तो अब ये पी ही रहेगा, इसको आप कभी क्यू नहीं कह देना। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये, समझ गए दोनों में अंतर। जैसे यही दो सेट डिसजॉइंट सेट है, सिंगलटन सेट, जिसमें एक का एलिमेंट 1 है, दूसरे का एलिमेंट 2 है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। लेकिन इसी को जब नाम रखना हो, ऑर्डर जनरेट करना हो, तो P कलेक्शन ऑफ 1 है और Q कलेक्शन ऑफ 2 है, तो दे आर डिसजॉइंट। दूसरी बार P इज कलेक्शन ऑफ 2, P इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 2 एंड Q इज अनदर सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट 1। तो ये नाम हमने बदल दिया दोनों का, लेकिन है तो वही दोनों सेट। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाए, ठीक है। तो इसको हमें नहीं काउंट करना, इसको हमें 2 बार नहीं काउंट करना, एक बार ही काउंट करना, ठीक है। यही दिक्कत थी यहाँ पर, इसी कारण से हमने ये 1 के करिस्पॉन्डिंग ये 2, 3, 4 हमने लिया था, इसमें हमने ज्यादा काउंट कर लिया था, जो नहीं करना है, ठीक है। कि 4 में से कोई भी 2 ले लें तो एक ही कहलाएगा। ठीक है, आप समझ गए। यस सर। हाँ, उसमें जब ऑर्डर्ड पेयर कहेगा तब वो करें। चलिए अब जरा एक और काम कर लें। ठीक है, तो ये सेट्स पर हमारी चर्चा हुई थी, इस पर भी थी। चलिए आज जरा थोड़ा सर्कुलर परम्यूटेशन देख करके फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करवा देता हूँ, है ना। 17 का पेपर मैंने भेज भी दिया है और उसको डिस्कस करवाया था। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कल। तो लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन का रिलेशन यहां से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो लीनियर जानते हैं आप, तो सर्कुलर अपने आप करते हैं। जैसे इन n थिंग्स को a1, a2, a3, an, इन n थिंग्स को सर्कल के अराउंड अरेंज करना हो, ये हमने अरेंज कर लिया, ये अरेंज हो गया। अब देखिए, अब इसमें साइक्लिक रोटेशन दे दें, an, a1, a2, an-1, फिर an-1 को यहां ले आइए, an, a1, an-2, और होते होते इस तरह से आप a2, a3, a4, an और a1 ये ले लें। अब फर्दर साइक्लिक रोटेशन देंगे तो पहले अरेंजमेंट पर पहुंच जाएंगे। ये n का n डिफरेंट लीनियर परम्यूटेशन है, ये n डिफरेंट लीनियर परम्यूटेशन है, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, लीनियर परम्यूटेशंस है जो एक अकेला सर्कुलर परम्यूटेशन के इक्विवेलेंट है। अब यहीं से दोनों का रिश्ता नाता तय होता है। n लीनियर परम्यूटेशन is equivalent to 1 circular permutation. तो 1 लीनियर परम्यूटेशन यूनिटरी मेथड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है यूनिटरी मेथड के तरह का है। तो एक के लिए इतना, तो इतने के लिए इतना। अब n थिंग्स को n प्लेस पर अरेंज करने का टोटल तरीका कितना होता है, लाइन में अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल लीनियर परम्यूटेशंस विल बी इक्विवेलेंट टू n फैक्टोरियल अपॉन n सर्कुलर परम्यूटेशन, जिसको कि आप n-1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो n थिंग्स को सर्कल के राउंड अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब इसको निकालना हो तो देखिए, एक सर्कुलर परम्यूटेशन में जो हमने देखा कि n लीनियर परम्यूटेशन एक ही सर्कुलर परम्यूटेशन के बराबर इसलिए है कि हमने साइक्लिक रोटेशन दे दिया, है ना, सर्कल में घुमा दिया इसको। तो a1 के जगह पर an आ गया, फिर an के जगह पर n-1 आ जाएगा, रोटेट करते रहा। लेकिन
इसमें से एक कोई जिद्दी हो जिसको फिक्स कर दें, ये अपनी जगह नहीं छोड़े। अब साइक्लिक रोटेशन देंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब an साइक्लिक रोटेट करके आएगा तो an a2 की जगह लेगा, a2 a3 की जगह लेगा, a1 चूंकि अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का भी यूज करते हैं, किसी एक को फिक्स करके बाकी का लीनियर परम्यूटेशन कर लें तो टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन आ जाए। ये n-1 फैक्टोरियल हो गया टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए अभी यही n थिंग्स में से फ्रॉम n गिवन different things we have to arrange them around a circle taking r at a time। तो क्या करेंगे, जो परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, चाहे वो सर्कुलर हो या लीनियर, सॉल्व करने का जो तरीका था उसका यूज कर लेंगे कि n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। ये काम एनसीआर वैसे किया जा सकता है। किसी भी परम्यूटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन के थ्रू आप इस तरह से जा सकते हैं। n थिंग्स में से r थिंग को सिलेक्ट करने का तरीका एनसीआर। अब क्या करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे a1 a2 a3 ar, है ना, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इस एक एग्जाम्पल को सर्कल के राउंड अरेंज करने का तरीका r-1 फैक्टोरियल, और इस तरह का एनसीआर एग्जाम्पल है, एनसीआर एग्जाम्पल को एनसीआर इंटू r-1 फैक्टोरियल। ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। अब एनसीआर को लिख सकते हैं एनपीआर और अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब इसको कैंसिल करेंगे, यही एनपीआर और अपॉन r क्या जाएगा। ठीक है, तो n थिंग्स दिया हुआ है, n डिफरेंट थिंग्स, उसमें से r थिंग लेकर सर्कल के राउंड अरेंज करना, तो उसका तरीका टोटल ये हो जाएगा एनपीआर अपॉन r। अब इसी में जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट indistinguishable if clockwise and anti-clockwise arrangements are indistinguishable, ठीक है, then number of circular permutation will be half of this। number of circular permutations is half of NPR और अपॉन R। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, तो हर एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जनरेट होगा, हर ऐसे अरेंजमेंट के करिस्पॉन्डिंग एक ऐसा अरेंजमेंट जनरेट होगा। इसीलिए टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन इन नंबर, है ना। टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है, जिसमें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल है ना, सॉरी इनडिस्टिंग्विशेबल तो निकाला हमने, डिस्टिंग्विशेबल है मतलब डिफरेंट है, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसा सर्कुलर परम्यूटेशन का नंबर दिया हुआ है और कहता है निकालने के लिए, और बाय द वे 3 ऑड है, एक ही इवन है, तो वही होगा, क्योंकि टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन इन नंबर, इसलिए कि हर क्लॉकवाइज के करिस्पॉन्डिंग एक एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ गया है। जैसे इस सब का केस क्या होगा कि बिट्स अराउंड नेकलेस या गार्डलैंड फॉर्मेशन या सर्कस का झूला, जिसमें कि तुरंत पाला बदल दे, है ना, ये सारा अरेंजमेंट जितना भी है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इनडिस्टिंग्विशेबल है ना, दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन निकालकर उसका आधा कर लीजिए, इसीलिए कि फॉर ईच सर्कुलर, फिर फॉर ईच क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट एन एंटी क्लॉकवाइज। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट कहां पर हमने यूज किया था, डिटर्मिनेंट में। ठीक है, डिटर्मिनेंट में जैसे आपको कहा कि 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाओ, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना है। अब
एलिमेंट्स कुछ दिया हुआ है, जैसे एलिमेंट्स आपका है 1 2 3 से लेकर के 100 तक 3/3 का डिटरमिनेंट बनाना है, और कहता है 3/3 का डिटरमिनेंट, इसको मैं डेल्टा आई कह देता हूं। अब कहता है उन सारे डिटरमिनेंट का सम बताओ क्या हो। ठीक है कि ऑल पॉसिबल 3/3 डिटरमिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 to 100। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स। कितना आएगा? 0। अब डिटरमिनेंट नहीं गिनने लगना है, ठीक है, डिटरमिनेंट नहीं गिनना है। समझ गए क्यों नहीं गिनना है डिटरमिनेंट? इसलिए कि कोई एक डिटरमिनेंट आप फॉर्म करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके दो रो को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन साइन में अपोजिट। तो हर ऐसे डिटरमिनेंट के करिस्पॉन्डिंग एक इंटरचेंज वाला डिटरमिनेंट होगा। समझिए, हर ऐसे डिटरमिनेंट के करिस्पॉन्डिंग एक इंटरचेंज वाला डिटरमिनेंट होगा। तो इसीलिए उस डिटरमिनेंट का सम जब निकालेंगे टोटल सम, तो दैट विल बी 0। इसलिए इसमें आप दिमाग नहीं लगाते हैं कि कैसा डिटरमिनेंट बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हर ऐसे एक आप बनाएंगे, कोई एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें दो रो को इंटरचेंज कर दें तो वो भी एक एग्जाम्पल का हिस्सा होगा। ठीक, अब जब दो रो आइडेंटिकल हो जाएगा तो अपने आप वो 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए उसके बारे में नहीं चिंता करनी है। तो जब डिफरेंट रो वाला होगा उसको इंटरचेंज करके एक ऐसा डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है जिसकी वैल्यू 0, तो जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में अपोजिट होता है, इसलिए डिटरमिनेंट विल बी 0। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सिमिलर कॉन्सेप्ट कि फॉर ईच क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट एन एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। तो इसीलिए टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन का आधा कर लें तो आपका ये जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल होता है वो सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक, अब चलिए, अब जैसे इसमें देख लें, आपको कहता है कि इफ 3 फ्लावर्स है ना ऑफ वन काइंड and say 6 sunflowers of another kind are used to form garlands. ठीक है, तो कहता है then find number of different garlands, then find number of different garlands ठीक है that can be formed। ये हमें निकालना है। तो अब यहां पर यही सर्कुलर परम्यूटेशन है और गार्लैंड फॉर्मेशन है, इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का ख्याल रखना होगा। तो मोस्टली देखिए जो फॉर्मूला होता है वो छोटे मोटे सवाल के लिए होता है जिसको कि आप यूज करके उन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल होगा वहां पर बेसिक एनालिसिस ही काम देता है, वहां फॉर्मूला रखा रह जाता है। गलती से हमने शॉर्टकट यूज करने की कोशिश किया तो वो लॉन्ग कट हो जाएगा। तो देखिए 3 फ्लावर एक तरह का है और पहले एक एग्जाम्पल लेकर के ऑब्जर्व जरूर करते हैं, तो फॉर्मूले का यूज होता होगा तो जरूर बता देगा। x1 x2 x3, यह है x1 दूसरे वैरायटी का जो फ्लावर है 6 फ्लावर्स, उसका नंबर है। x2 उसी में से कुछ है, x3 उसी में से कुछ है, और इन सबका यूज करना है। x1 + x2 + x3 मिल करके 6 के बराबर होना चाहिए, है ना, ऐसा माला तैयार करना है। अब देखिए इसमें एक जो कॉम्प्लिकेसी आती है माला बनाने में कि जैसे जो नंबर हमने x1 के जगह पर रखा वही x2 के जगह पर रख दिया, ठीक है, और x2 वाला x1 के जगह पर रख दिया,
इससे अलग माला नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको घुमा करके ऐसे पलट के रख दें, x1 x2 के जगह पर और x2 x1 के जगह पर रहेगा और x3 अपनी ही जगह पर घूम जाएगा। मतलब एक तरह का कॉम्बिनेशन एक बार ही ये करना है इसके लिए। और ऐसा जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो, इस तरह की रिक्वायरमेंट जहां भी आए, वहां पर क्या करते हैं कि इनइक्वालिटी का यूज कर लेते हैं। जैसे इस तरह की इनइक्वालिटी का यूज कर लीजिए। अब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जितना सॉल्यूशन होगा वही आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। अब इसमें कोई एक कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए 10 फ्लावर होता, यहाँ 2 रखते, यहाँ 3 रखते और यहाँ 5 रख देते, एक वैरायटी का माला बना। दूसरी बार हमने सोचा कि यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 ही रहेंगे और ये अलग माला है। तो जो जानता होगा क्या करे, नीचे वाले दोनों एफ को पकड़ के उलट देगा। तो x2 x1 के जगह पर, x1 x2 के जगह पर आ जाएगा और x3 अपनी जगह पर रह जाएगा। ये माला वही है जो आपने पहले बनाया था। तो इसीलिए एक कॉम्बिनेशन एक बार यूज करना है, इसके लिए एक इनइक्वालिटी को फॉलो करना है। अब चलिए सर। हाँ सर इसमें बाय 3 फैक्टोरियल भी तो कर सकते हैं सर। कौन सा? टोटल केसेस बाय 3 फैक्टोरियल। नहीं, 3 जगह 3 नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बाय 3 तीनों आइडेंटिकल हो तब तो, तीनों डिफरेंट भी तो हो सकता है। नहीं सर, है ना, तीनों डिफरेंट भी हो सकता है या तीनों बराबर 2n 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 आ गया, एक ही तरीका है ना। 2n फ्लावर है यहाँ, 2n फ्लावर है यहाँ, 2n, तो डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन यूज होगा ना। यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन रहता तब एक निकाल करके और कर लेते, परम्यूटेशन जितना हमने किया होगा उससे डिवाइड कर लेते 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन यूज होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, समझ गए। यूनिफॉर्मिटी होती तब वो काम कर लेते। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि यही गिनना, ये एक काम है और यही एक ऑथेंटिक काम है। तो जैसे x1 की वैल्यू 0 रख लें। अब इस इनइक्वालिटी को हमेशा दिमाग में रखना है, इसको फॉलो करते हुए चलना है। x2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। देन x3 विल बी 6n, मतलब एक वैरायटी का 3 फूल एक जगह पर और 6n वैरायटी का एक जगह पर। ऐसा माला होता है, हो सकता है कि तीनों कैपिटल एफ एक जगह आ गया और बाकी जो 6n फ्लावर है उसके नीचे लगा दिया, माला बना दिया। से x2 1 और x3 6n - 1 होते होते लास्ट में x2 3n और x3 3n, बस। अब इसके आगे जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस वैरायटी का टोटल कितना माला बन गया? x2 की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक वेरी किया? 3n तक, तो 3n + 1 किया गया। चलिए अब x1 की वैल्यू मैं बढ़ाता हूं 1, x1 की वैल्यू 1 कर दें। तो अब देखिए x2 की मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे? 1, क्योंकि इनइक्वालिटी तो वही है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2, x2 कैन नॉट बी 0। x2 की वैल्यू 1 आ गई तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6n - 2। फिर x2 की वैल्यू बढ़ाते जाइए 2, तो x3 की वैल्यू 6n - 3, ठीक है। अब देखिए लास्ट में अपने पास एक फ्लावर x1 के जगह पर हमने रख दिया है। टोटल अब रह गया 6n - 1, है ना। उसमें से एक हटा करके आधा आधा बांट लीजिए, है ना। तो 6n - 2/2 करें तो कितना आ जाएगा? 3n - 1। और जो एक हमने बचाया था वो x3 को दे देना है, क्योंकि x3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, 3n हो गया। तो लास्ट डिवीजन यही होगा, x2 की वैल्यू या तो x3 से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो कम ही रहेगा। अब आगे जैसे ही जाएंगे तो x2 3n, तो x3 3n - 1 हो जाएगा, जो हो नहीं सकता, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसीलिए लास्ट यही रहेगा। अब देखिए 1 से लेकर के 3n - 1 तक कितना टर्म हुआ? 3n - 1। चलिए इन दोनों में 2 का गैप है। अब अगला बाय द वे 2 गैप पर और आ जाए तो काम हो गया, तब कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रोग्रेशन आ गया, है ना। लेकिन नहीं आया तो हो सकता है